नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 54 को। यह आपकी 29 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, इसमें हम हिस्ट्री इतिहास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 8th पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे स्टालिनवाद की, स्टालिन की नीतियों की बात करेंगे। उसमें कलेक्टिवाइजेशन यानी कि सामूहिकीकरण एक उनकी प्रमुख नीति थी, वो क्या थी, क्यों लाई गई, वो भी हम समझेंगे। और बाद में हम बात करेंगे कि रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या पड़े, यानी कि पूरे विश्व के ऊपर इसके कौन से प्रमुख प्रभाव पड़े, वो हम समझने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टालिनवाद क्या था। यानी स्टालिनवाद क्या है? स्टालिन लेनिन के बाद रूस के सबसे बड़े नेता हुए, यानी कि लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन है, उनकी नीतियों को हम स्टालिनवाद के नाम से जानते हैं। ओके, तो लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन ने कम्युनिस्ट विचारों को और अधिक सख्ती से लागू किया। यानी वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट विचार है वो उनको ठीक तरीके से लागू किया जाए, तो उन्होंने इसके लिए सख्ती का रास्ता अपनाया। विनाशकारी अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज की नियंत्रित कीमतों को लेकर के किसानों और सरकार के बीच में टकराव हुआ, क्योंकि अकाल के बाद भी अनाज था, उसका उत्पादन हालांकि कम हो गया था, लेकिन उसकी कीमतें थी वो नहीं बढ़ रही थी। और किसान चाहते थे कि उन्हें अधिक कीमतों में खरीदा जाए उस अनाज को, जबकि सरकार उसी फिक्स जो रेट था उसी पर खरीदना चाहती थी। इसलिए आपस में टकराव होता है। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया और जबरन किसानों से अनाज खरीदा और कुल्कों पर छापा मारा। कुल्लक कौन थे? जो वहां के धनी किसान थे उनको कुल्लक कहा जाता था। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि जो अनाज था उसको स्टोर करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वहां पर दौरा किया गया और वहां से किसानों से जबरदस्ती अनाज खरीदा गया और जो धनी किसान थे, कुल्लक थे, वहां पर छापा मारा गया। और आधुनिक खेती को विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना, किसानों मतलब जो बड़े किसान थे उनसे जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करना आवश्यक था। यानी कि इस बारे में सोचा गया कि अनाज के उत्पादन को अगर बढ़ाया जाए तो क्या किया जाए। तो जो पार्टी के नेता थे उनको ये लगा कि इसके लिए जरूरी एक तो जो कुल्लक है उनका सफाया किया जाए, क्योंकि वो कृषि भूमि के सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा ये था कि बड़े किसानों से जमीन छीन ली जाए। तीसरा ये था कि राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना की जाए, इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ओके, 1929 से 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, जिनको कोल खोज कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल्ले क्या थे? बड़े किसानों को कहा जाता था, धनी किसानों को। और कोल खोज वहां के सामूहिक खेत थे। यानी जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, उन जमीनों से एक खेत बना दिया जाता था जिसको कोल खोज कहा जाता था। तो 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में खेती करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकांश भूमि और उपकरणों को सामूहिक खेती के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि खेती को क्या लिया गया? कृषि योग्य जमीन है उसको सरकार ने अपने अधीन ले लिया और एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश के तहत ये क्या कहा गया कि सभी जो किसान है वो मिलकर के कृषि करेंगे। ठीक, यानी कि जितनी भी भूमि थी, उपकरण के जो साधन थे, वो सरकार के अधीन में आ जाते। किसान थे वो सामूहिक जमीनों पर काम करते थे और कोल खोज के लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता है। यानी कि मिल करके, किसी की 2 एकड़ है, किसी की 1 एकड़ है, तो मिल करके काम करते थे। उसके बाद जो भी मुनाफा होता था उसी के अकॉर्डिंग, जिसने क्या भूमिका अदा की, कितनी भूमि थी, उसी के अकॉर्डिंग उनको आपस में बांट दिया जाता था। अब सरकार को ये लगता था कि ये जो सामूहिकीकरण प्रोग्राम है, इससे क्या होगा? इससे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ओके, इस उद्देश्य से सामूहिकरण को अपनाया गया था। क्रोधित किसानों ने सरकार का विरोध किया और मवेशियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब जो किसान थे वो इस चीज के विरोध में थे, ज्यादातर किसान। इसलिए उन्होंने इस बात के लिए सरकार का विरोध करते और अपने मवेशियों को ही उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग सामूहिकीकरण का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। कई लोगों को निर्वासन या देश निकाला भी दे दिया गया था, उनको देश से बाहर भी भेज दिया गया था। पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन में भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना भी की थी। कई सारे लोग थे जिनको लगता था कि जो औद्योगिक उत्पादन है उसको भी हम ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सामूहिकीकरण है वो जबरदस्ती अगर किया जा रहा है तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्टालिन और उनके हमदर्दों ने इन आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया और उन्हें भी कड़ी सजा दी गई। कईयों को मृत्यु दंड दिया गया और कईयों को साइबेरिया, ठंडे इलाके में भेज दिया गया। ओके, तो ये सब कुछ था। कब होता है? जब स्टालिन है वो स्टालिन सत्ता को संभालते हैं।
तो उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था कि अनाज के उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो अनाज को उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने सामूहिकीकरण कार्यक्रम को लागू किया था। इसका उद्देश्य अनाज के उत्पादन को बढ़ाना था और इसके तहत खेतों को एक साथ मिलाकर के कोल खोज बनाए गए और सामूहिक तौर पर किसान कृषि करते थे और बाद में उसका मुनाफा आपस में बांट लिया जाता था। अब हम बात करेंगे कि जो रूसी क्रांति थी उसके वैश्विक प्रभाव क्या रहे। वैश्विक प्रभाव मतलब पूरे विश्व के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति की अगर बात करें तो एक बड़ी क्रांति थी, जैसे फ्रांस की क्रांति थी तो उसी तरीके से एक प्रभावशाली क्रांति थी। इसने भी पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इसके कुछ प्रभाव देखेंगे कि रूसी क्रांति द्वारा मेहनतकशों के राज्य की संभावना का स्पष्ट उदाहरण दिया गया। पहला प्रभाव यह था कि श्रमिकों का भी श्रमिक हैं उनका भी सत्ता में हाथ हो सकता है, वो भी सरकार का गठन कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल सेट किया गया। उसके बाद बाकी देशों में इस प्रकार से जो श्रमिक वर्ग है उसमें एकता की स्थापना हुई। पहला जो प्रभाव ये रहा। सोवियत संघ यूएसएसआर ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व स्तर पर पहचान या विश्व स्तर पर उसको एक रुतबा प्रदान किया। दूसरा ये हुआ कि सोवियत संघ में जब समाजवादी सरकार आई और उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया तो इसने एक चेहरा प्रदान किया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो समाजवाद है, ये दूसरे देशों में भी कामयाब हो सकता है। यानी इससे समाजवाद है उसको प्रसिद्धि और ज्यादा मिल गई। तीसरा, अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने समाजवाद के नए तरीकों के साथ रास्ता भी दिखाया कि अगर हम ये प्रयास करते हैं तो समाज में आर्थिक समानता लाई जा सकती है। चौथा, हमारे संविधान में भी समाजवाद लाने का वर्णन किया गया। जैसे हमारे संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करें तो वहां पे भी समाजवाद शब्द है। तो वो भी हम किससे प्रभावित है? हम रूसी क्रांति से प्रभावित है। तो ये थे रूसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। तो विशेष तौर पे जैसे श्रमिक वर्ग है उसमें एकता स्थापित हुई। कई देशों में सरकारें भी बनी, जैसे चीन, वियतनाम की बात करें तो समाजवादी सरकारें भी बनती है। समाजवाद का विचार है वो और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और ज्यादा फैल जाता है। कई देशों की सरकारें हैं वो इस शब्द से, इस धारणा से, इस विचारधारा से प्रभावित भी होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसी वर्कशीट के सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर दिए गए हमें कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो कुल हमें 3 प्रश्न दिए गए। पहला हमारा प्रश्न रहेगा कुल्लक कौन थे, ये हमें बताना है। ओके, तो कुल्लक कौन थे? ये सोवियत रूस के धनी किसान थे। ठीक, कृषि के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया था। उन्हें लगता था कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इससे अनाज उत्पादन कम हो रहा है। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा भी कर रहे थे और इसके कारण अनाज के उत्पादन को भी नकारात्मक तरीके से प्रभाव पड़ रहा था उनके ऊपर। तो ये अगर आप लिखना चाहिए 1 मार्क्स के लिए तो इतना ही मेंशन कर सकते हैं कि वे सोवियत रूस के धनी किसान थे। ओके, बड़े किसान थे। और इसको नष्ट कर दिया था किसने? स्टालिन ने। क्यों कर दिया था? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जमाखोरी करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, इसे रूस में क्यों लागू किया गया, यह हमें बताना है। ओके, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, यह हमें बताना है और इसे रूस में क्यों लागू किया गया था, यह भी हमें बताना है। तो सन 1929 से स्टालिन के साम्यवादी दल ने सभी किसानों को सामूहिक स्रोतों से, सामूहिक स्रोत मतलब जो खेत थे सामूहिक, उसमें काम करने का निर्देश जारी कर दिया था। ओके, तो सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था कि 1929 से स्टालिन के साम्यवादी दल ने क्या किया? सभी किसानों को सामूहिक खेतों में, जिनका नाम था कोल खोज, उसमें काम करने का निर्देश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान को सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल करके काम करते थे और कोल खोज के लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। इसे सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहा गया। अब इसको लागू क्यों किया गया, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। तो इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य था अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। तो एक लाइन आप ऐड कर लोगे, अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि रूस के जो रूसी क्रांति है उसके वैश्विक प्रभावों की व्याख्या करना है कि रूसी क्रांति है उसके पूरे विश्व के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इसका पहला जो प्रभाव था कि रूस की देखा देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कार्यक्रम या मुख्य कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। यानी बाकी देशों ने, जो रूस की सरकार थी, उसको देखा देखी या फिर क्रांति के डर से लगा लीजिए कि उन्होंने भी ये समझना शुरू कर दिया कि जो मजदूर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए सुविधाओं की, रोजी रोटी की व्यवस्था करना उस सरकार का दायित्व है। दूसरा, जब राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई
तो उसने विश्व भर के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए एक विशेष संस्था का निर्माण किया। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। ये भी रूस से ही प्रभावित होकर के इस प्रकार की संस्था का गठन किया गया था। तीसरा, रूस की जो साम्यवादी सरकार थी उसको देख करके विश्व के अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम में भी साम्यवादी सरकारें बनती है। तो यानी कि जो समाजवाद है, साम्यवाद है, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। रूसी क्रांति के पश्चात पूरे विश्व में पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच में एक निरंतर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। संघर्ष, क्योंकि मजदूर वर्ग है, उनका कहना था कि मेहनत हम करें और मलाई आप खा रहे हो, हमारे लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। रूस में किसान और मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित हो जाने से इस वर्ग का सम्मान संसार के अन्य देशों में बढ़ जाता है। अन्य देश भी श्रमिक वर्ग है उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये थे वैश्विक प्रभाव जो रूसी क्रांति के पूरे विश्व के ऊपर पड़े, और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।